So hello everyone. In the first video, we talked about base units और we talked about physics के बारे में बात की हमने और हमने ये पता किया कि there are 7 base quantities और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, उनकी बेस या SI यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है. We talked about that. So इस वीडियो में यार we are going to talk about base units, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस के यूज़ क्या है और बाकी हम बात करेंगे ऐसा ही पिक्चर्स के बारे में कि जो माइक्रो मेगा आप भी सुनते हो ना, 1 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट्स, तो ये सारी चीज़ें आप सुनते हो, तो वो सारी चीज़ें हम नोट डाउन कर लेंगे एक बात के लिए. सो दिस लेक्चर इज नॉट गोइंग टू बी सो मच conceptual but kind of a knowledge based, so you can refer to other documents also to get a better understanding of what this is. सो हम बात करेंगे बेस यूनिट्स के बारे में. तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि बेस यूनिट्स एक्चुअली होती क्या है. सो हमने let me just change the mic. Yeah. So we talked about 7 base or we can say fundamental quantities. ठीक है. We talked about them. अब ये क्या होती है मैंने पिछले वन लेक्चर में नोट डाउन कर दिया था, बट to recap you all guys, I am going to write them down once again. So we have length, we have time, length of the fan again, then we have mass, then we have what temperature. Just write temperature from just note it down. Then we have amount of a substance, amount of a substance, okay. And then we have the Richard, they've got 5 source, and then there would be luminous intensity, और एक बच गई है जो कि हमारी है करंट, which is like electric current. Okay, so we have these 7 fundamental quantities. अब हम इन 7 fundamental quantities की का यूज़ करके बाकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन सबको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वी लर्न इन दिस चैप्टर. और उनको उस एक्सप्रेशन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फिजिक्स में फॉर्मूले को वेरीफाई करने में, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि वाई ओनली दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज़. यूनिट्स और क्वांटिटीज़ का डिफरेंस है. क्वांटिटी is a physical thing and units is something which is used to express this physical quantity. So मैं index and unit दोनों words use कर रहा हूँ, but you have to learn the difference between them. So units is something which is used to express a physical quantity. Like mass is a physical quantity, but kg is the unit of the mass. Okay. So base fundamental quantities की definitions आप देख लो. इनकी सारी की इंडिविजुअल डेफिनेशन होती हैं. वो डेफिनेशंस क्यों होती है वो भी हम बात करेंगे. और इनकी क्वालिटीज़ क्या है जो बाकी फिजिकल क्वालिटीज़ में नहीं है बट इनमें है. बाकी में भी हो सकती थी बट हमने इन 7 चीज़ों को जो CPGM था उन्होंने इन 7 क्वांटिटीज़ को क्या किया है कि बोला है कि भाई ये 7 क्वांटिटीज बड़ी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इन्हीं क्वांटिटीज का यूज करके बाकी भी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करेंगे. और वो कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं. उस टाइम में आपको सब पता लग जाएगा चीज़ें कैसे काम करती हैं. ठीक है. फोर्स को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर को कैसे कर सकते हैं, मोमेंटम को कैसे कर सकते हैं, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट. ओके. सो वी हैव गॉट दिस. तो सबसे पहले ये फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी मैंने 7 बेस क्वांटिटीज जो भी अभी मेंशन किया था, प्लीज नोट देम डाउन क्योंकि इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ओके प्लीज नोट देम डाउन कि जो 7 फिजिकल 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इन 7 बेस क्वांटिटीज को आपको पता होना चाहिए बिकॉज दे कैन मतलब वो कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी आ सकती है वो चीज़ें. ठीक है. अब इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सम प्रॉपर्टीज, देयर आर 2 बेसिक एंड 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बेस क्वांटिटीज. द फर्स्ट वन इज इनवेरिएबिलिटी. इनवेरिएबिलिटी, प्लीज नोट दिस डाउन. इसको एक बार आप नोट कर लो. इसका मतलब क्या होता है देखो, वी नो कि वेरिएबिलिटी का मतलब होता है समथिंग विच चेंजेस. And invariability in this entire thing means something which is constant or doesn't change
विथ टाइम और स्पेस। देखो कांस्टेंट और एक वर्ड और होता है यूनिफॉर्म, उनमें डिफरेंस होता है, उस पर मैं नहीं जाता हूँ। बट कांस्टेंट का मतलब ये समझ लो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म बेसिकली, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर यूजिंग देम इंटरचेंजेबली और दे मीन द सेम थिंग, समथिंग विच डजंट चेंज, ओके। इनवेरिएबल होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या थी हमारी कि इट शुड बी काइंड ऑफ अवेलेबल, इजिली एक्सेसिबल, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इनवेरिएबिलिटी का मतलब है समथिंग विच डजंट चेंज, तो दे शुड बी इनवेरिएबल, लाइक दे शुडंट चेंज, ओके। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग अ measure from my wrist to my the tip of my weight finger, so if I have made this a unit or a unit, so अभी क्या है कि मतलब बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स डिपेंड होती हैं, उनकी जो चीज उनमें ये चीजें होनी चाहिए। मतलब 1 मीटर ही क्यों डिफाइन किया, 1 kg क्यों डिफाइन किया, तो वो ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। बेसिकली if I go someday and if I define ki the distance from my this joint, my wrist to my tip of my middle finger, if this distance is let's say 1 grox, the one which we have used in the previous lecture, and I go to that body, okay, and I tell those guys कि भाई 1 ग्रॉक्स है, ये स्टैंडर्ड है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट इनवेरिएबल, दिस इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम बीइंग टू बीइंग, सो दिस इज इनवेरिएबल। मतलब ये कांस्टेंट चीज नहीं है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल चीज नहीं है, इसीलिए उन्होंने डिफाइन किया कि वो इनवेरिएबल होनी चाहिए। तो 1 मीटर आप चाहे यहाँ रहो, चाहे नॉर्वे में रहो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे आप मार्स पे जाओ, 1 मीटर इज गोइंग टू बी 1 मीटर, that's why it is invariable. So this has been incorporated for base units, okay. The second thing is availability, it should be easily available। अब कुछ चीज यहाँ अवेलेबल है, कुछ चीज हो सकता है कि इंडिया में अवेलेबल हो और वो चीज ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल ना हो या नॉर्वे में अवेलेबल ना हो, सो उसका क्या करें। तो हमने क्या किया, सारी जितनी भी हमारी बेस यूनिट्स है ना, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, मेजर करने के लिए जो बेस यूनिट्स हमने डिफाइन किए हैं, दे आर फाउंड इन नेचुरल फिनोमेना। और ये मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि यू हैव टू डिफाइन अ नेचुरल फिनोमेना, यू हैव टू शो देम अ नेचुरल फिनोमेना दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर 1 ग्रॉस। जो हमने एक क्वांटिटी ली थी, एक लेट किया था कि लेट्स यू आर गोइंग टू फाइंड दिस एज अ फंडामेंटल, एज अ मेजर, एज अ यूनिट फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटी। सो दिस शुड बी इन सम वे, मतलब कुछ भी करके आप इसको एक्सप्रेस करो किसी नेचुरल फिनोमेना में, ठीक है, तब ये हर जगह अवेलेबल है। क्यों? दैट बिकॉज दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना, सो इट कैन बी इजिली, लाइक इट इज एवरीवेयर। सो अगर वो हर जगह है तो इट इज इजिली अवेलेबल। सो ये दो चीजें हैं, इनअवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। और आप एसवी वर्मा में जाओगे तो 1 मीटर या 1 kg, 1 सेकेंड, इन सब की जितनी भी साथ की साथ है ना, इन सब के लिए उन्होंने एक नेचुरल फिनोमेना बताया है और इसको डिफाइन किया है। सारी चीजें आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो यूनिट्स होनी चाहिए उनकी 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इनअवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इफ दे शुड बी इजीली अवेलेबल, दे शुड बी अवेलेबल समवेयर इन द नेचुरल फिनोमेना, एंड दे शुड बी इनअवेलेबल, दैट इज दे मस्ट नॉट चेंज, ठीक है। ओके, लेट्स या ओके या तो मतलब दे कम हैंड इन हैंड। मतलब अगर नेचुरल फिनोमेना कर दिया तो इनवेरिएबल हो गया वो, बेसिकली दे कम है, मतलब दे बोथ आर लाइक की मतलब दोस्त है, दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। अभी इसके बाद अपन बात करेंगे तो आपको समझ आ गया कि बेस यूनिट्स का क्राइटेरिया जो है, ये दोनों चीजें हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डायमेंशंस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डायमेंशन। ये एक नया टॉपिक है, तो आप यहाँ से अभी तक आपको अगर थोड़ा भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। बेसिकली अपन बेस क्वालिटीज का ही यूज करेंगे, बट दिस इज अ न्यू टॉपिक कॉल्ड डायमेंशंस। अब व्हाट इज डायमेंशन, इसके पहले मैं ना थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ आपको, इसको पढ़ाने के पहले, ठीक है। बेसिकली क्या है कि हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हैं उन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ दीज फिजिकल और दीज बेस्ड क्वांटिटीज और दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे? मतलब हम लेंथ
टाइम, मास, और क्या हो गया केल्विन और एम्पियर्स, और अपने पास क्या हो गया कैंडला और मोल। इन सब का यूज करके व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्सप्रेस एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इन द वर्ल्ड। मतलब सरप्राइजिंग है थोड़ा सा, मतलब इन सिर्फ 7 का यूज करके अपन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। लेट्स अभी अपन इस पे नहीं जा रहे, ये क्या चीज है, ये बेसिकली इज अ कांसेप्ट व्हिच इज मेड यूजिंग दिस। सो पहले इसको पढ़ेंगे, पहले कोर्स चीज पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे जो हमको आसान मतलब इन चीजों को आसान भाषा में बताने के लिए बना दिया गया है। ठीक है, सो बेसिकली लेट्स से आप कोई भी मतलब ठीक है, हम लेते हैं मान लो प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को डिफाइन करते हैं, प्रेशर को इनके टर्म्स में डिफाइन करते हैं। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों आया, कैसा है, इसे नहीं जानते, बट फॉर इफ यू डोंट नो दिस लेट्स अज्यूम कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ओके नाउ, ओके एंड नाउ वी कैन नॉट गेट the dimensions or get the expression of pressure in terms of these base quantities unless we know the expression of force। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, यहाँ डाल देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, m इंटू ए बोल देता हूँ सिंपलिसिटी, इजी से हटा देता हूँ, m इंटू ए। अब दैट इज व्हाट m इंटू ए इज व्हाट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम विच इज उसका डायमेंशन की वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नहीं होगा। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मतलब लेंथ पर यूनिट टाइम। तो L इंटू टी टू द पावर -1, इसकी भी पावर कितनी, डिवाइडेड बाई टी। दिस इज वेलोसिटी, ये अपनी वेलोसिटी हो गई, और पर यूनिट टाइम उसको टी से डिवाइड कर दिया। अब ये बन के कितना आता है हमारे पास, देखो m, तो यहाँ एक m, देखो एक चीज उठाएंगे अपन नॉर्मल, ये सारे अलग अलग है, मतलब ये दोनों एक चीजों पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो जितनी भी चीजें सबको अलग कर लो। m एक ही दिख रहा है, m एक उठा लिया, l की तरह दिख रहा है, l भी एक ही दिख रहा है हर जगह से, l उठा लिया। अब t टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय t, बेसिकली t टू द पावर -1, इसका मतलब होता है कि इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब दिस वुड बिकम t टू द पावर -2। अब ये कैसे हुआ, हो गया, मतलब अपना जो फोर्स आया, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया m (t2 - 2)। इसी फॉर्मूले को हम क्या देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फॉर दिस एग्जांपल इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स आ गया अपने पास, अब एरिया निकालते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज कि m(t - 2) हो गया, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। एरिया को क्या लिख सकते हैं अपन, लेट्स अपन दूसरे पेज ले जाते हैं, इसको हटा देता हूँ ना, इसका कोई काम नहीं, मतलब एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, इसको दिमाग में रखने 7 चीजों का, इन्हीं 7 चीजों का पूरा मतलब एक तरह से खिचड़ी पका के रखेंगे इस वाले चैप्टर में। अभी आगे के जो 1-2-3 लेक्चर्स और आएंगे तो हम इन्हीं 7 चीजों का यूज करेंगे मोस्टली। उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, देन देयर विल बी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स, वेक्टर, स्केलर्स, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे 1D में 2D में, तो उसमें काफी मजा आएगा आपको। ठीक है, अभी लोग हो सकता है आपको लगे थोड़ा मैथमेटिकल जा रहा है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है, बट फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू लर्न दिस, ये चीज कैसे हो रही है। तो फोर्स के लिए अपन अपना आ गया m(l(t - 2)। अब बहुत ऐसा मतलब एक तरह से बेसिकली सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको याद ही रखो, फोर्स के लिए याद रखो m(l(t - 2) होता ही होता है, इसको एक तरह से रट लो। रटना नहीं है तो ठीक है, ये चीज आनी चाहिए आपको, ठीक है, जल्दी से कर पाओगे, नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट, तो आपको फोर्स के लिए निकालना पड़ता है। तो अभी मैंने क्या किया, आपको सिखाने के लिए फोर्स के लिए निकाला पहले। अभी आपको क्या फोर्स तो पहले से पता होगा, तो आपको प्रेशर का डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको सिखाने के लिए मैंने बेस का यूज करके एकदम ये चीज कर दी है। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। अपन को देखो P चाहिए, अपन के पास F आ चुका है in terms of what, base quantities, so we'll write m(l(t - 2), m(l(t - 2) ही होगा ना, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, हाँ सही है, अपॉन m(l(t - 2) अपॉन in the denominator we are going to write area is what, L into L square, एरिया L square हो गया। कैसे हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, फॉर्मूला होता है ना, दिस इज लेट्स से एक रेक्टेंगल होता है, इसकी लेंथ L है,
तो ये भी एल है और ये भी एल है, मतलब इसको बी से रिप्रेजेंट किया, बट दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लेंथ। सो उनकी डायमेंशंस क्या होगी, एल होगी। सो एल इंटू एल इज एरिया, सो एल स्क्वायर। सो वी आर राइटिंग एम इंटू एम टी माइनस टू, और इसका हो गया एम इंटू एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दिस इज प्रेशर। सो भी कुछ नोट डाउन कर लो आप। सो हमको दो चीज मिली है, क्या क्या मिली है बताओ। बेसिकली हमने प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया, और उसके बीच में हमारी जो मंजिल थी उसके बीच में, उसके रास्ते में आ रहा था फोर्स। उन्होंने बोला फोर्स तो साइड में आ जा, और हमने फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया, एम एल टी माइनस टू, और इसका निकाल दिया हमने एम एल वन, एम एल टू द पावर माइनस वन इंटू टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, इजी है, काफी इजी है। बेसिकली देखो, मतलब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको लोग सिर्फ इसी एक गलती से गलत करते हैं। गलती क्या होती है? गलती होती है जल्दीबाजी। दे मतलब ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन सच अ हेस्ट मैनर कि वो इस चीज को एकदम गलत, मतलब आपने एक गलती की ना, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, और फिर आपकी अगर बदकिस्मती रही तो आपका जो आंसर आया है उससे एक ऑप्शन मैच भी करेगा और आप आगे बढ़ जाओगे। बिकॉज रीवेरीफाई करने का इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिंपल सी चीज है और लोग जल्दीबाजी के चक्कर में इसको गलत कर देते हैं। सो अभी के लिए तो ये मतलब इट्स क्वाइट इजी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, सो एम एल टी माइनस टू फोर्स आ गया, एम एल वन टी माइनस वन। इनकी आप ना एक काम करना, मतलब अभी क्या करता हूँ मैं, एक साइड में सबके लिए लिखते जाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है ना, इंपॉर्टेंट चीजें उनके डायमेंशंस को एक बार नोट डाउन कर लो, ताकि इनको याद ही रख लो। ठीक है, आगे आने वाली फिजिक्स में ना, आप जब भी आगे फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा ना, तो थोड़ा सा सिंपल नहीं आता, मतलब आपको फिजिकल क्वांटिटी दे देगा, बोलेगा ऐसा ऐसा है, इसकी डायमेंशन बताओ। तो आपको ये जो बेस, जो नॉर्मल जो प्रेशर, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क, ये सारी चीजें यूज होती हैं, इनकी बेस क्वांटिटीज आपको आनी चाहिए। तो मैं एक इसको डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले फोर्स का लिख देता हूँ। फोर्स इज व्हाट, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, प्रेशर का क्या आया था, एम इंटू एल टू द पावर माइनस वन इंटू टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, ऐसा आया था। मोमेंटम का देख लेते हैं। मोमेंटम जो अपन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आई एम रिप्रेजेंटिंग विद मॉम। ठीक है, मॉम पी से रिप्रेजेंट करोगे आप, अब इसमें कंफ्यूज जाओगे। सो मोमेंटम इज व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास का तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला है, एम कैपिटल। जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूला में अपन ये जितने भी सिंबल्स यूज कर रहे हैं, जस्ट नोट इट डाउन कि दे आर इन कैपिटल्स। ये स्टैंडर्ड है, आप यूज कर सकते हो स्मॉल लेटर्स भी, बट स्टैंडर्ड रखते हैं ना चीज का कि भाई ठीक है, हर जगह यही यूज हो, इट शुड बी इन वेरिएबल। ठीक है, अब एम इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, टी टू द पावर माइनस वन। पर का मतलब इट्स अ डिवीजन। सो डायरेक्ट अपन इसको लिखते हैं टी टू द पावर माइनस वन। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इट कैन बी रिटन इन एम इंटू एल when by time, so ये t। so ये दोनों चीजें दे आर सिमिलर, जस्ट कि हम थोड़ा सा अभी क्या है, थोड़े से बड़े हो गए हैं, सो अब उनको थोड़ा स्टाइल आ गया, तो स्टाइल तरीके से लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब जैसा ना फैशन। सो एम एल टी माइनस वन। अब आप देखो, इसमें कोई और फिजिकल क्वालिटी है जिसको अपन को एक्सप्रेस करना हो। एम भी अपनी बेस क्वांटिटी है, चेक। एल भी अपनी बेस क्वांटिटी है, चेक। टी भी अपनी बेस क्वांटिटी है, चेक। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज हैं इस एक्सप्रेशन में, सारी बेस क्वांटिटीज हैं, मतलब हमको हमारे मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है, विच इज एम एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन, टी टू द पावर माइनस वन। बस वीकली में टी माइनस वन बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ इसका मतलब क्या होता है। मतलब मोमेंटम का आ गया अपने पास से डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, एम एल टी माइनस वन। ओके, हियर वी गो। ठीक है, ओके, क्या सो ये चीजें आ गई। एक दो फिजिकल क्वालिटीज और मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको, उसके बाद आपको कुछ आप खुद से ही देख लेना फिजिकल क्वालिटीज के बाद, ओवर कर लेना जितनी भी उनके फॉर्मूले वगैरह देखना, उनके फॉर्मूले देख के आप डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल एक्सप्रेशन उनका बना सकते हो।
ठीक है, ओके। सो फोर्स के लिए देख लिया, प्रेशर के लिए देख लिया, मोमेंटम के लिए देख लिया, मतलब वेलोसिटी का भी जान ही लो, वेलोसिटी का बाय डिफॉल्ट अपन वेलोसिटी इसमें यूज ही कर रहे हैं, उसका LT-1 होता है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का हो जाएगा अपने पास LT⁻², कैसे एक और टी आ गया ना, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट लगा मतलब इसका एक माइनस पावर बढ़ गया T⁻², ठीक है। सिंपल मैथ है, सिंपल चीज है, इसमें सच में करो, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बेसिकली जल्दीबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम से सॉल्व करना है क्वेश्चंस, बड़े आराम से 4 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मत करना है सारे क्वेश्चंस में, क्योंकि फिर बहुत दुख होता है, क्योंकि सामने वाला 4 मिलेगा, +4 मिलेगा, आपको -1 होगा, 5 नंबर का गैप आ गया, तो वहां से बड़ी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लगते 5 नंबर है बट रैंक बहुत ज्यादा अंदर जाती है अपनी, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो। अब हम बात करते हैं इसका यूज क्या है। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर किसी भी जगह, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, अगर आप उनको कोई चीज कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में बताई जा रही है, क्विज फॉर्म में बताई जा रही है, मतलब उसका कुछ यूज होता है, मतलब इस चीज का कुछ तो कुछ यूज होगा, ठीक है। अब तो इसका यूज क्या है, बेसिकली हमारे मतलब इसको एक फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब कोई फॉर्मूला सही है या गलत है, अपन उसको चेक कर सकते हैं यूजिंग दीज डायमेंशंस। अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, लाइक दिस इज अ मैजिक। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आप टाइमली से पढ़ोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अभी के लिए जस्ट जान लो कि ये फॉर्मूला है, या गलत भी हो सकता है, मैंने गलत सही लिखा हो नहीं पता आपको। अब आपको पता करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है, आपको पता करना है फॉर्मूला गलत है क्या, अगर गलत नहीं है तो सही भी हो सकता है, मतलब उसके चांस है, मतलब इज देयर अ चांस ऑफ दिस फॉर्मूला बीइंग करेक्ट, सही होगा ही होगा, वो आप डायमेंशन से नहीं बता सकते, बट क्या चांस है, हाँ बता सकते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई। v की डायमेंशन क्या होती है, v इज वेलोसिटी, इट इज की डायमेंशन हो गई L इंटू T⁻⁻1, और दिस शुड बी इक्वल टू u की डायमेंशन क्या होगी, अभी बताता हूँ, ये प्लस बीच में है ना, प्लस से आप डर रहे होगे, प्लस से क्या मतलब है बताता हूँ। u की डायमेंशन क्या होती है, L इंटू T⁻⁻1 प्लस a की डायमेंशन क्या होती है, a इज व्हाट, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन देखो यहां से LT, अभी के लिए आप यहां से देख सकते हो, बट इसको याद रख लेना या नोट डाउन कर लो, L इंटू T⁻⁻1 इंटू क्या है, T इज टाइम, कितना हो गया LT-1 प्लस L क्या, सम रूल लगा रहा हूं, सम ऑफ पावर्स क्या होता है, a की पावर x प्लस a की पावर y इज इक्वल टू a की पावर x प्लस y, a टू द पावर x प्लस y, ठीक है। ये चीज होती है, ये सम रूल होता है पावर्स का, ठीक है, ये याद रख लेना। चलो अब इसको हटा पाएंगे, ठीक है। L T⁻2 इंटू टी इज लाइक T-2 प्लस 1 का लगाया, इसके ऊपर 1 पावर लगी, which is LT-1 plus LT-1। सो देखो, और ये क्या था अपना LT-1, यहाँ तो वेट कर ही रहा था अपने का, मतलब ये वेट कर रहा था भाई तुम आओ, हम आ गए, ये भी LT-1, ये भी LT-1, ये भी LT-1, seems like कि something is good, feels good, okay, feels right। सो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब इस प्लस को मैंने कंसीडर क्यों नहीं किया, बेसिकली अब बताता हूँ आपको। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा ये चीज। क्या आप कभी 1 kg में इंटरैक्ट कर सकते हो? अब इफ समवन इज देयर एंड समवन आस्क कि आकाश बेटा ये बताओ कि if there is 1 kg plus 1 liter, इसको एक्सप्रेस करो। Is there a meaning to this question? Unless these are measuring two different quantities, no, there is no meaning। if 1 kg और 1 liter को ऐड ही नहीं कर सकते ना फिजिकली, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जहां भी आप फिजिकली ऐड कर रहे हो या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, उन दोनों क्वांटिटीज का जो डायमेंशन होना चाहिए, जो यूनिट होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तभी मैंने बोला v इज इक्वल टू u प्लस at वाले में। आप देखो यहाँ 3 चीजें हैं, एक तो v इधर है, मतलब इक्वेशन के दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो इसकी डायमेंशन जो होगी इस
इंटायर एक्सप्रेशन क्यों होनी चाहिए। अब इस इंटायर एक्सप्रेशन के अंदर जाते हैं, इसके घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर क्या है, u प्लस 80 है। अब u को देखा प्लस लगा, अब प्लस से हमारे दिमाग में चाहिए कि प्लस अगर लगा है तो जिन दो चीजों को एडिशन हो रहा है, फिजिकल एडिशन हो रहा है, उन दोनों की फिजिकल क्वांटिटी, उन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मतलब u की भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए और इसकी भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी गलत होता है, या तो इसकी जो डायमेंशन निकली है, डायमेंशनल एक्सप्रेशन निकला है, और इसका जो टोटल निकलता है वो अगर डिफरेंट आता है तब भी गलत है। अगर इनका सही निकला है बट ये जो प्लस है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ये दोनों गलत आते हैं तब भी गलत है। सो फॉर्मूला गलत अपन वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब एक तरह से फिल्टर कर सकते हैं कि फॉर्मूला गलत है या सही है। सही है उसकी 100% गारंटी नहीं है, बट गलत अपन प्रूव कर सकते हैं। ओके, सही है उसकी गारंटी क्यों ले सकते हैं वो भी आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। सो इस पूरी प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनिटी। ठीक है, होमोजीनिटी। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब कि अपन कोई भी मतलब बेसिकली कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला, फिजिकल फॉर्मूला, उसमें जो भी अगर उसमें एक इक्वल साइन है, यहाँ पे कुछ मतलब एक्सप्रेशन 1 है और यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन 2 है, प्लस एक्सप्रेशन 3 है, प्लस एक्सप्रेशन 4 है, यहाँ पे प्लस में एक्सप्रेशन 5 है, 5 इधर आ गया। ठीक है, पार्टी बदलती है इसमें। 1 एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्सप्रेशन 5 इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 प्लस एक्सप्रेशन 3 प्लस एक्सप्रेशन 5। अब इस चीज में बताओ, आप इस चीज में बोलो कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये है कि देखो भाई, मैं बता रहा हूँ, मतलब इससे आप ये निकाल सकते हो कि इन सब की डायमेंशनल जो एक्सप्रेशन दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए। मान लो इसका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ P से, P is the dimensional formula of this. So since इन दोनों के बीच में कौन सा क्या कर रहे हैं अपन, एडिशन कर रहे हैं, मतलब इसका P है तो इसका भी P होना चाहिए। तो ये भी आ गया अपने किस कैटेगरी में, P। इन दोनों का P प्लस P क्या हो जाएगा, P। डायमेंशनल फॉर्मूला 2P नहीं होता, 2P भी कर दिया तो 2 की डायमेंशन इज द डायमेंशनल क्वांटिटी, तो उस इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐड होंगे, क्या आएगा, P ही आएगा। ठीक है, मतलब 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज 2 लीटर, तो वो जो लीटर है लीटर ही रहा ना, वो केजी थोड़ी ना बदल गया, तो वो P ही रहेगा। एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 4, ठीक है, इनका भी P है, इनका भी P होना चाहिए। अगर नहीं हुआ मतलब इन तीनों को मिला के P ही आना चाहिए, अगर वो फॉर्मूला करेक्ट है तब, क्योंकि इधर P आ चुका है तो इधर भी P आना चाहिए। मतलब अगर इधर P आ रहा है मतलब इसका प्लस इसका, इन तीनों का सेम होना चाहिए और तीनों की डायमेंशन सेम होने चाहिए और तीनों की डायमेंशंस ऐड होगी, क्या हो रही है, P हो रही है। इसका मतलब तीनों की इंडिविजुअलिटी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, P होनी चाहिए। तो ये भी P, ये भी P, ये भी P। आप एकदम फील लो, मतलब चीजों को मान लो, मतलब समझ रहे हो, अनलेस उसमें प्रोडक्ट हो, मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, चीजों को। तो अगर दो एक्सप्रेशंस फिजिकल, मतलब अपन को फिजिकली ऐड कर रहे हैं, फिजिकली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों के डायमेंशंस को हमेशा सेम होना पड़ेगा। ठीक है, अलग हो ही नहीं सकते। फिर इसमें कहीं भी चले जाओ, आप रोटेशन पढ़ोगे या कुछ बहुत चीजें पढ़ोगे, मतलब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, वहां तक भी ये चीजें क्या होती हैं, दे होल्ड टुगेदर। ओके, दे आर लाइक पत्थर की लकीर। मतलब कुछ भी आप फिजिक्स में चैप्टर 1 भी पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर 20 में होल्ड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, चलो आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, वो कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, मैं हटा भी दूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, लेट्स से आई टोल्ड यू कि देयर इज अ क्वांटिटी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है which is represented by the formula of half mv square। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, मैंने आपको बता दिया, होता है जान लो। ठीक है, where m is the mass and v is the velocity। किसकी है नहीं बताऊंगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये। ठीक है, अब आपको बताना है, टेल मी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक जैसे इधर की डायमेंशनल फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लगाओ, पॉज करो वीडियो को, यूज दिस फॉर्मूला, use their dimensions and show me the dimensional formula of kinetic energy। Okay, pause it। Okay, so we start now। kinetic energy क्या है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ क्या है,
हटाओ इसको, इसको हटाओ भाई, जो चीजें हमने काम दी है इसको हटाओ। हाफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है अनलेस उसकी यूनिट्स डिफाइन हो, ठीक है। सो हाफ हटाओ, m बचा, m को क्या लिखते हैं m, एक ही m स्क्वायर नहीं है m लिखा। v क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है ये, तो यहाँ लिखो l t टू द पावर -1, इसके पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर, स्क्वायर करो, क्या आ गया अपने पास m, अंदर आएगा l स्क्वायर हो जाएगा। अभी चीजें नहीं बता रहा हूँ आपको, ये चीजें इजी हैं, आप इसको जाना पड़ेगा, मतलब इसके पूरे के अंदर है तो अंदर सब में बटेगा, मतलब ये प्रसाद है सब में बट रहा है। और t -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2। सो क्या आ गया अपने पास डायमेंशन मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज m इंटू एल टी टू आर एस टू। अब वो ये काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ एक चीज नोट डाउन करो, क्या क्या आपको अलग लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया तो किसी भी एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई भी टाइप की एनर्जी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना क्या होगा, ये होगा ml2t-2, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही होना है, मतलब एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा, नो मैटर इन विच वे दैट फिजिकल क्वांटिटी इज बीइंग फोकस्ड ऑन। मतलब आप एनर्जी को काइनेटिक फॉर्म में देख सकते हो, आप एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में देख सकते हो, टेंशन के फॉर्म में देख सकते हो, बहुत चीजों के फॉर्म में देख सकते हो, बट ये जो चीज है जहां से आई है, ये डायमेंशन सारी एनर्जीज की सेम रहेगी, नो मैटर विच टाइप ऑफ एनर्जी इज दैट, ओके। सो ये बहुत स्पेशल बात है इसकी डायमेंशंस की, एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस एक ही हो सकती है, यूनिक डायमेंशंस होती है, इट्स लाइक कि वन ऑन वन मैपिंग, ओके। आई वुड से वन ऑन मैपिंग, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन एक ही होती है, आप इतना मान के चलो अभी के लिए, मतलब मान के चलो होता है, ओके। सो हमने क्या यूज कर लिया कि किसी भी फॉर्मूले को वेरीफाई कैसे करते हैं, यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब होमोजेनिटी उस चीज को कहते हैं कि इट्स लाइक अ होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस क्यों, हेटेरोजेनियस क्यों नहीं, होमो मतलब सेम, ठीक है, इट्स अ यूनिफॉर्म, इस पूरे इक्वेशन का मतलब होता है, ठीक है, मतलब पूरी जो इक्वेशन चाहिए उसके थ्रू जितनी भी डायमेंशंस चल रही हो सारी सेम होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, गलती हो जाएगी। अच्छा लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा आपको कंफ्यूज करता हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके अंदर वो डाउट आ रहा हो, ठीक है, वो डाउट का जो सीड है आपके अंदर उग रहा हो, ठीक है, ग्रो हो रहा हो, ठीक है। मान लो देयर इज एन एक्सप्रेशन 1 दैट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 इनटू एक्सप्रेशन 3 प्लस एक्सप्रेशन 4। अब इनमें कौन कौन से एक्सप्रेशन की डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगी बताओ। 1 की डायमेंशनल फॉर्मूला p होती है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 4 की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, पॉज करो और सोचो थोड़ी देर, पॉज इट, 4 की क्या हो सकती है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी p। क्यों होंगी आप सोचना इस चीज पे, बट एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 के डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में अपन कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते अनलेस अपन को p की चीज दे रखी हो, मतलब p को बोल दिया हो कि चलो pl2t-2 है और एक्सप्रेशन 2 को भी बता दिया, तब अपन एक्सप्रेशन 3 निकाल सकते हैं, ये तो अपन को एक्सप्रेशन 3 निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब एक्सप्रेशन 2 इंटू एक्सप्रेशन 3 होके जो आएगा, जो इन दोनों का समझ रहे हो, इन दोनों का रिजल्ट आएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, व्हेन दे मल्टीप्लाई, इनका जो प्रोडक्ट बना उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो p होगा, वो अपन 100% गारंटी के साथ 101% गारंटी के साथ कह सकते हैं। बट अभी के लिए इंडिविजुअल एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पॉसिबल नहीं है। सो आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि अगर कोई ऐसा केस हुआ या डिवाइड कर दिया इसको तब क्या होगा, तो आप उस टाइम पे ये नहीं कर सकते, आप बस ये बता सकते हो कि एक्सप्रेशन 2 इंटू एक्सप्रेशन 3 इन दोनों को जोड़ के, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बनेगा, जो क्वांटिटी बनेगी, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो p ही रहेगा, ठीक है, याद रखिए इसको। और एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 4 का क्यों सेम हुआ वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इधर इसका p है और इसका कुछ मान लो z हुआ, z और वो z p नहीं है, मतलब डिफरेंट है, मतलब ये z है, मतलब यहाँ प्लस लगा मतलब ये भी z होगा। अब आप सोचो दो डायमेंशनली ये दोनों z प्लस z, अब z प्लस z तो क्या भी लाएंगे, z ही
बनाएंगे ना, P तो नहीं बना सकते। और इन्होंने assumption क्या दिया था कि मान लेते हैं कि P और G डिफरेंट है, मतलब P और इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हमारे पास P था और इधर का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास है Z, सो दे आर नॉट करेक्ट, सो आवर assumption was wrong, सो ये भी P होना चाहिए। मैथ्स में यूज करते थे ना क्लास 8 में, कुछ तो है कि सब प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो कॉन्ट्रडिक्शन से यूज करते थे ना। तो अभी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, थोड़ा बहुत मेसी हो गया ना, बहुत मतलब चीज़ें खराब हो गई। मतलब आप एक बार नोट डाउन कर लो, समझ लो चीज़ों को, ठीक है, कि आप कभी की अज्यूम कर लो कि ठीक है मान लेते हैं कि नहीं होता है, अब और खुद को रॉन्ग प्रूव कर लो तो आपको पता लग जाएगा नहीं ऐसा ही होता है, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन इज अ गुड वे टू प्रूव थिंग्स when you don't have any other way. Okay, contradict your assumption and then you say okay, my assumption was wrong, and yeah, so hence proof, right? So भी हमने इसके बारे में बात की। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है SI prefixes, इनके बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा चीज़ है, अपन डेली लाइफ में यूज़ करते थे, अपन यूज़ करते थे 1 मेगाबाइट्स क्या होती है याद है, 1 गीगाबाइट्स बेसिकली, सॉरी 1 गीगाबाइट्स, 1 टेराबाइट्स। ये देखो इन सब में क्या बाइट सेम है, बट ये सब चेंज हो रहा है, मतलब इनका कुछ तो मतलब होता है, वो साइंटिस्ट ने इनको एक स्टैंडर्ड ले रखा है। तो मैं बता देता हूँ SI prefixes का मतलब 10 to the पावर में जो अपन यूज़ करते हैं, पावर में क्या चीज़ें यूज होती हैं, तो वो बता देते हैं। तो यहाँ से एक स्केल मारते हैं, यहाँ से 0 यहाँ प्रेजेंट करते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, नहीं ऐसे नहीं करते, थोड़ा और गैप देते हैं, ठीक है। जो स्केल है तो उसमें 3 का गैप, तो 0 लिखा यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे कितना लिखा 6 लिखा, ठीक है। मतलब बेसिकली दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 9। तो यहाँ पे -1 चालू हो जाएगा, यहाँ -3 चालू हो जाएगा, यहाँ -6 चालू हो जाएगा, यहाँ -9 चालू होगा। अब -1, -3, -6 क्यों ही क्यों 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत क्लोज हो जाता है। तो अभी ऐसे करेगा, तो इसको नॉर्मल अपन बेस मानते हैं, दिस इज आवर रेफरेंस, ठीक है। सो इसको कहते हैं, उस रेफरेंस के हिसाब से इसको कहते हैं डेका। क्या कहते हैं? डेका। इसको क्या कहेंगे? किलो। 1 किलो ना बोलते हैं ना अपन, बहुत यूज करते हैं 1 किलो। 1 किलो इज 1000 ग्राम्स, ठीक है। अगर ग्राम्स अपन यूज करते तो 1 डेकाग्राम इज 10 ग्राम्स। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। 10 टू द पावर 3, ये 10 की पावर्स है, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9। तो 10 टू द पावर 3 को अपन क्या बोलेंगे? किलो। 10 टू द पावर 6 को अपन क्या बोलते हैं? आई थिंक दिस इज इन हेक्सा, ठीक है। या नहीं, मेगाबाइट्स, या इट्स मेगा, सॉरी X मेगाबाइट्स। ये चीज़ें याद रखने की चीज़ें हैं, आप देख सकते हो वगैरह में जाके। 1 मेगाबाइट्स एंड दिस इज 1 गीगाबाइट्स। 1 गीगा, बेसिकली 1 गीगा कहते हैं। इसके आगे भी होता है, ठीक है, टेरा, पेटा, तब भी होता है, तो उनको अपन कहते हैं 1 टेराबाइट्स। टेरा चीज़ होती है, 1 टेरा, ठीक है। इधर आते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डेसी बोल सकते हो इसको आप। इसको क्या कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज व्हाट? 1 मिलीमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो वो केमिस्ट्री हो गया। इसमें याद आते हैं तो मिलीमीटर हो गया। उसके बाद क्या हो गया? माइक्रो इज 10 टू द पावर -6। जहाँ भी होता है माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। फिर 9 पे जाते हैं तो नैनो, टाटा नैनो 1 नैनोमीटर्स। इसके आगे भी कुछ होते हैं, -12 भी होता है, उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको। -15 भी होता है, इधर भी होता है 15। तो आप अभी तक कितना जान लो? तो डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और पीछे आते हैं माइनस में तो डेसीमीटर, मिलीमीटर, मिली लिखो यहाँ पे, बेसिकली मीटर के टर्म्स में लिख दिया था मैंने, बट 1 मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, ठीक है। ये चीज़ें एक बार नोट डाउन कर लो आप। SI prefixes होती हैं बेसिकली, इनका भी यूज होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में ना देखो 2 इलेक्ट्रॉन का मास, उनके ऊपर चार्ज, और सन का मास, और सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, समझ रहे हो? ये बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है, और इनको एक मतलब सिर्फ मीटर यूज करना, मतलब उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा ना। तो अपन को अगर बोल चाल की भाषा में लिखना है तो अपन ये थोड़ा ना 1 × 10 टू द पावर 6 मीटर, अपन बस डायरेक्ट बोल देंगे भाई 1
मेगा मीटर्स। ठीक है, अपन को बोलना है 1 × 10⁻⁹ मीटर्स, तो अपन क्या बोलेंगे 1 नैनोमीटर। आप ये बहुत टर्म यूज करोगे, 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज करोगे आप उसमें यूज करोगे जब लाइट पढ़ोगे, लाइट इज अ वेव और पार्टिकल, तो आप जब वेवलेंथ्स वगैरह पढ़ोगे तो नैनोमीटर्स काफ़ी यूज में आता है। सो नैनोमीटर्स मीन्स 10⁻⁹ एंड मेगा मीन्स 10⁻⁶, माइक्रो मीन्स 10⁻�6। सो ये चीज़ें याद रख लो। ठीक है, बेसिकली याद रखने के लिए है, और ये मतलब याद हो जाएंगे आपको। मतलब बेसिकली आप भी आज जाओगे नोट्स अपनी बना के उसमें रटने लग जाओगे तो उसका कुछ वैसे ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, विद टाइम आप जैसे फिजिक्स के फॉर्मूले वगैरह यूज करोगे, सीखोगे ना, तो विद टाइम आपको लगेगा 2-3 चैप्टर सीखने के बाद कि आपको चीजें अपने आप ही याद होगी। ठीक है, तो एसआई एक्सेस का हमने बात कर लिया था। अब इस लेक्चर को ना अपन यहाँ तक रखते हैं। तो हमने क्या क्या बात किया वो अपन देख लेते हैं। तो बेस यूनिट्स का क्या क्राइटेरिया था आपने देख लिया। ठीक है, 2 क्राइटेरिया थे, इनवेरिएबल होना चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब अवेलेबिलिटी और इनवेरिएबिलिटी। ठीक है, इनवेरिएबल और अवेलेबल। ठीक है, बेस यूनिट्स के बारे में बात कर, फिर हमने बात किया डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन क्या होता है, इसका अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ। सो डायमेंशन इज द पावर ऑफ द बेस क्वांटिटी फॉर व्हेन एक्सप्रेस्ड फॉर अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को अपन जब बेस क्वांटिटीज की पावर से एक्सप्रेस करते हैं, तो मान लेते कोई फिजिकल क्वांटिटी p है, उसका m टू द पावर a, अब थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ, into the n to the power b into d to the power c, ऐसे भी साथ का यूज कर सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो the dimension of p for the base m is a, the dimension of p for the base l is b, मतलब पावर्स बेसिकली। the dimension of t for the base the dimension of p for the base t is c, मतलब बेसिकली उनकी पावर्स जो है वही उसकी डायमेंशन होती है इसके रेस्पेक्ट में p के लिए। ठीक है, सो ये चीज होती है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट ये कंफ्यूजिंग नहीं है। मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना एग्जैक्टली ABC XYZ में रहोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज जस्ट अ फॉर्मूला व्हिच इज रिटन इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज। ओके, सिंबल्स अच्छी है, मतलब बेस क्वांटिटीज को कुछ पावर चढ़ाओ, उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर अपन उस चीज से वो जो अपने के पास जो मसाला बना है उससे अपन किसी चीज का क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट मसाला इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दैट फिजिकल क्वांटिटी। दैट्स इट डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ भी ऐसा खिचड़ी जैसा नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, डायमेंशनल ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, राइट में मत जाओ और उसमें मत जाओ। अपन इस बात की फिर अपन हाउ टू यूज ऑफ डायमेंशन का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन डिराइव फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव डायमेंशन, इनका क्या चीज कर सकते हैं और फॉर्मूला को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी हैं। तो इतनी चीजें सीख ली अपन ने, ये नोट डाउन कर लेना एक बार फिर से, अभी मैं हटा नहीं रहा उसको। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मतलब हजारों चीजें हैं, बट ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, सो या दिस वाज इट फॉर इन द नेक्स्ट वीडियोस विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट दिस। और फिर ये जो लेक्चर 2 में लेक्चर नंबर बेसिकली दैट विल बी लेक्चर 3, अपन 0 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेक्चर 01 लेक्चर 02 में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको सब कुछ आने लग जाएगा, क्वांटिटीज के बारे में, फिजिक्स के बारे में, डायमेंशंस के बारे में आप सब कुछ करने लग जाओगे, आप फॉर्मूला वेरीफाई करने लग जाओगे, आपको डायमेंशंस निकालना आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ अपन रैप अप कर देंगे एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी न्यू चैप्टर विच विल बी स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, वो चीज़ में काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी ये अपन इसको रैप अप करेंगे in the next lecture, and after that we'll start from the new chapter vectors and scalars. Yeah, so thank you. और आपको कोई डाउट्स वगैरह हो, कुछ भी मतलब कुछ भी चीज़ें हों, आप कमेंट करो, चीज़ों को पूछो। मैं गलत कहीं हूँ, मैंने कुछ गलत बोला है, कुछ भी मतलब नॉलेज बेस्ड चीज़ें गलत बोली हैं, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें गलत बोली हैं, कमेंट इट डाउन। आई ट्राई टू क्लियर इट एंड आई ट्राई टू, आपको कोई डाउट हो, कंसेप्चुअल डाउट हो, कुछ भी कैसा भी कुछ भी डाउट हो, प्लीज कमेंट इट डाउन so that I can clear that out as soon as possible. So that's it for the video. Thank you.